So hello everybody, welcome to the video and welcome to this channel called एंथ्रोशाला। इस वीडियो के अंदर हम एंथ्रोपोलॉजी 2023 के जो टॉपर रही हैं निधि पाई, उनकी जो आंसर कॉपीज़ हैं उनको हम एवेल्युएट करने की या फिर उनको हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसका जो एम होने वाला है इस पूरी वीडियो का वो ये होने वाला है कि ऐसी क्या स्ट्रेंथ्स रही हैं उनकी कि उनके एंथ्रो के अंदर जो है वो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। 320 प्लस जो है वो मार्क्स वो लेके गई हैं, और क्या उनकी कॉपी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी कॉपी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से उनकी कॉपी जो है वो स्टैंड आउट करी फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। और इस वीडियो का ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं है दैट आई वांट टू, मतलब मैं जो है वो उस टॉपर को क्लेम करना चाहता हूँ कि वो यहाँ से पढ़ी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नो, इट्स नॉट ट्रू। ठीक है, ये जो आपके पास कॉपीज़ हैं जो या फिर ये जो मेरे आंसर्स हैं दे वर फ्रॉम द इंटरनेट। ये इंटरनेट से जो है वो मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने भेजे हैं, और इसके ऊपर जो मुहर लगी हुई थी वो विष्णुवर्धन IAS की लगी हुई थी। ठीक है, सो ताकि कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो तो पहले ही आई एम शेयरिंग द क्रेडिट्स। ठीक है, तो वहाँ से मैंने जो है वो इनकी कॉपी को लिया है, मैंने इसके जो है वो टेस्ट उसको लिया है, एंड देन नाउ आई एम गोइंग टू रिव्यू देम दैट आपकी कॉपी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को, जो कि आपके इवेल्युएटर्स होते हैं, उनको पसंद आती हैं। ठीक है, इसी मुद्दे के ऊपर जो है ये पूरी की पूरी वीडियो रहेगी, और इस वीडियो को प्लीज़ आप जो है वो अपनी कॉपी और पेन के साथ देखिएगा। ठीक है, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर, और प्लीज़ स्टे विद मी टिल द एंड। अंत तक इस वीडियो में रहिएगा, और इसमें मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि सच में आपकी आंसर राइटिंग को और आपके जो आप टेस्ट लिखते हो उसको सुधारेगी। ठीक है, तो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मैं पहले कुछ जेनरिक बातें करता हूँ, फिर उसके बाद इनकी कॉपी के कुछ आंसर्स जो है वो हम रिव्यू करेंगे, एंड इवेंचुअली हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। पहली बात जो है, इनकी जो स्ट्रेटजी जो है वो मुझे पता चलती है, जो इनकी कॉपी से जो इनकी जो है बेसिक स्ट्रेटजी मुझे पता चली है। शी नोज व्हाट बॉल टू प्ले, कौन सी गेंद के ऊपर छक्का लगाना है इनको पता है। इनको साफ साफ इस चीज़ के बारे में पता है कि कौन सी गेंद के ऊपर जो है वो मुझे खेलना है, कौन सी गेंद के ऊपर जो है वो सिक्सर लगेगा और कौन सी गेंद को जो है वो डक करना है। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सवाल आता है, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन रीसेंट टाइम्स। अब साफ साफ मुझे इनके बारे में पता चल रहा है कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर कौन से विषय के ऊपर रिसर्च कौन सी चल रही है इनको इसके बारे में नहीं पता था। ठीक है, ऑल्दो क्वेश्चन के अंदर लिखा जा सकता था कि आपके पास जैसे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर साइबर एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है, वहाँ पे जो है जो रीसेंट वर्क्स हैं, डोना हरावे का काम है, इनको उनके बारे में नहीं पता था। या फिर जो क्लाइमेट चेंज के अंदर काम हुआ है रिसेंटली, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने काम किया है, क्या है, इनको जो है वो उनके बारे में नहीं पता था। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, ये आंसर से जो है वो पता चल रहा है। सो इट वॉज द बॉल जिसके ऊपर सिक्सर नहीं लगाया जा सकता था, तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको डक किया है। इतने अच्छे तरीके से डक किया है कि इस आंसर के अंदर भी शी वुड हैव गॉटन मोर देन एवरेज मार्क्स। ठीक है, और जो एक स्ट्रेटजी इन्होंने लगाई वो ये थी दैट आपका कोई भी यूनिवर्सिटी एवेल्युएटर है वो आपके आंसर को इन 4 पार्ट्स के अंदर जज करता है। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी इवैल्यूएटर है वो बेसिकली इन 4 चीज़ों को आपके आंसर के अंदर देखता ही देखता है। इवन जो मॉडल आंसर्स बनते हैं वो भी इन 4 मुद्दों को नज़र में रखते हुए जो है वो बनाए जाते हैं। पहली चीज़ होती है सवाल का इंटेंट। सवाल का इंटेंट क्या है? ठीक है, तो सवाल का इंटेंट जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर दिख जाना चाहिए कि हाँ, और इंट्रोडक्शन में ये पता चल जाना चाहिए कि हाँ, इस लड़के को या फिर इस लड़की को इस सवाल का मुद्दा जो है वो समझ में आ गया, इंटेंट जो है वो समझ में आ गया। इट शुड बी क्लियर फ्रॉम द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। फिर उसके बाद उसी कंटेंट, इंटेंट के ऊपर कंटेंट।
उसी इंटेंट के ऊपर आप कंटेंट लिखने वाले हो। ऐसा नहीं है दैट यू नो सम थिंग्स, कोई चीज़ें जो है वो बहुत ही अतरंगी चीज़ें आपको पता है, जो कि आपको ऐसे लग रहा है कि सिर्फ मुझे पता है, बाकी किसी को नहीं पता होगा, लेकिन वो इंटेंट के साथ नहीं जा रही हैं। और बच्चे क्या करते हैं, फोर्सफुली उन चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इरिटेशन इंक्रीज होती है। अगर मैं भी एग्जामिनर होता यूपीएससी का और मुझे ऐसी तरह की चीज़ें जो है वो दिखाई देती, तो मैं खुद भी जो है वो इरिटेट हो जाता हूँ क्वेश्चन देखते देखते कि मैंने पूछा क्या है, जा तुम लोग जो है वो कहीं और रहे हो। तो इंटेंट के ऊपर जो है वो कंटेंट लिखो। इफ़ यू हैव कंटेंट टू द पॉइंट अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट इट। अगर नहीं है तो आप जो है वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, यानी कि आप जो है वो एक जनरल कंटेंट जो है वो वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद उस चीज़ को जो है वो कैसे आपने स्ट्रक्चराइज किया है, मैं इनका स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा, प्रेजेंटेशन आपको समझाऊंगा कि इस बच्चे ने प्रेजेंट कैसे, कितने बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है। देन उसके बाद जो है वो कंक्लूजन इन मोस्ट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी आंसर्स 80% इट इज अबाउट द समरी ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी रिटन। ठीक है, कि जो चीज़ें आप ऑलरेडी लिख चुके हो, अगर उसकी समरी दे देते हो, अगर आपका छोटा मोटा व्यू पॉइंट है वो लिख के, देन द कंक्लूजन इज सफिशिएंट इनफ। कंक्लूजन बढ़िया बन जाता है आपका, और कुछ कंक्लूजन के अंदर जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे जो है वो वे फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बच्चों के अंदर कंक्लूजन के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है जर्नल स्टडीज़ के अंदर आजकल एक काम चलता है वे फॉरवर्ड लिखने का, कि आगे क्या किया जा सकता है। अब एंथ्रो के अंदर आप आगे का लिखना शुरू कर दोगे, बेसिकली इट विल अगेन ओपन अप अ डिबेट। वो समराइज नहीं करेगा, वो क्लोजर नहीं दे रहा है आपके आंसर को, वो समराइज नहीं कर रहा है, वो एक और मुद्दे को शुरू कर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपने, यू शुड नॉट डू दैट। ओके, तो बेसिकली अब ये सवाल आता है, इसी सवाल के ऊपर किस तरह से इन्होंने जो है वो इस बॉल को डक किया है वो मैं आपको समझाता हूं। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन रीसेंट टाइम्स। अब इन्होंने जो है वो इंट्रोडक्शन लिखा। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली इंटेंट जो है वो सवाल का हमें पता चल गया, ये जो है वो साफ साफ नज़र में आ जाता है। ठीक है, दिस वी कैन सी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने लिखा डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी अकॉर्डिंग टू हर्सोविट्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। ठीक है, डेफिनेशन लिख दी, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। अगर डेफिनेशन ये ना भी लिखते तो भी काम चल जाता। यहाँ से जो है नाउ ये पैराग्राफ जो है दैट इज इंटेंट स्पेसिफिक, ये इंटेंट स्पेसिफिक पैराग्राफ है। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम questions man has always tried to answer or to find answers for: who we are, where we came from, why do we behave in a way we do। हम इस तरह से बिहेव क्यों करते हैं, हम कहाँ से आए हैं और हम हैं कौन। ठीक है, ये जो है दीज आर द 3 क्वेश्चंस दैट वी इंटेंड टू आंसर, और इसी के ऊपर जो है वो एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट जो है वो निर्भर रहता है। ठीक है, नाउ द इंटेंट इज क्लियर, इंटेंट जो है वो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है वो फुलफिल हो गया। इंट्रोडक्शन आपने बढ़िया लिख दिया। बीच के अंदर जो है, बीच में इस आंसर के बीच में जो है वो आपको नहीं पता व्हाट टू राइट, या फिर जो है वो आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से जिनके अंदर डेवलपमेंट देखी जा सकती है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, किस तरह से उनके अंदर डेवलपमेंट हुई है या फिर किस तरह से उन्होंने इश्यूज़ को सॉल्व किया है, बहुत सिंपल वे के अंदर जो है वो इन्होंने बता दिया, बट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। जैसे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिर उसके बाद कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो कैसे अपना डेवलपमेंट शो कर रही है, कल्चरल सिचुएशन चेंज हो रही है, इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिख दिया। इस चीज़ को समझो, बहुत अहम चीज़ है ये। इन्होंने स्ट्रक्चर और प्रेजेंट इस तरीके से किया है। देखिए, जहाँ से कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट होती है, ये इस तरह से जो है वो गोला बना रही हैं। फिर उसके बाद जो सब टॉपिक्स हैं या फिर जो सब उसके नीचे पॉइंट्स हैं, इस तरह से जो है वो पॉइंट्स बन रहे हैं। देन उसके बाद जब एग्जाम्पल लिखी है तो इस तरह से एग्जाम्पल को जो है वो
जो है वो आउटलाइन कर रही हैं। यहाँ पे बेसिकली इसका देखने को ये चीज़ें बहुत सिंपल लगती हैं कि इसमें क्या है, ये तो कोई भी कर लेगा, ऐसे थोड़ी ना नंबर बढ़ते हैं। लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपके एक एक मार्क्स जो है वो हर एक क्वेश्चन के अंदर आपका इंक्रीज़ करती हैं। अब अगर मैं बर्ड व्यू के ऊपर भी इन पॉइंट्स को देखता हूँ तो मुझे साफ साफ पॉइंट्स जो है वो नज़र आ जाते हैं, साफ साफ मैं इस चीज़ को जो है वो देख सकता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया सोलोगैमी का यहाँ पे, फिर एक पॉइंट है, फिर एक एग्जाम्पल है, फिर एक पॉइंट है। देन उसके बाद कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कवर हो गई। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट क्या हुआ है या फिर किस तरह से डेवलपमेंट को देखा जा सकता है वो ख़त्म हो गया। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट हो गई। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी यू हैव पॉइंट्स एग्जाम्पल। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो लिख रही है। अगेन नॉट वेरी स्पेसिफिक केस स्टडी और नॉट वेरी स्पेसिफिक किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम, एक प्रॉपर केस स्टडी का नाम जो है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देता। प्रोबेबली शी डिडंट न्यू, उनको जो है वो इसके बारे में ना पता हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो उनके पास कंटेंट था, हाथ के अंदर कंटेंट था, बहुत अच्छे से उन्होंने इस बॉल को डक कर लिया। एंड अगर आप इस फॉर्मेट के अंदर लिखते हो, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, ongoing extinction of the indigenous language, एग्जाम्पल बो लैंग्वेज। अब यहाँ पे जो है इन दी कंक्लूजन एप्ट कैसे है, कंक्लूजन के अंदर समरी दे रहे हैं ये। एंथ्रोपोलॉजी विद इट्स यूनिक मेथड लाइक केस स्टडी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, होलिस्टिक अप्रोच हैज इंश्योर्ड द कल्चरल रिलेटिविज्म एंड इज ऑलवेज फॉलोड। समराइज कर दिया चीज़ को कि इन चीज़ों के माध्यम से आप इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे से इवेल्युएट कर पा रहे हो। ठीक है, एंड वन मोर थिंग जो कि इनके आंसर्स के अंदर मुझे कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर दिखाई देती है, दैट इज अ कनेक्टिंग स्टेटमेंट। कनेक्टिंग स्टेटमेंट। एक एग्जामिनर जो कि बुजुर्ग हो चुका होता है, एक बुजुर्ग यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनर होता है, उसको यह कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, कहने को ये बहुत फिजूल की चीज़ें आपको कई बार लगेंगी कि यार ये कैसी चीज़ें बता रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है, बट ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन रीसेंट टाइम्स, उसके बाद भी आप सीधा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी शुरू कर सकते थे, बट नहीं, उन्होंने एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट डाला है। कनेक्टिंग स्टेटमेंट डाल के इन्होंने लिखा है दैट एंथ्रोपोलॉजी जो है वो अपने होलिस्टिक नेचर की वजह से जो है वो उसकी डेवलपमेंट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, या फिर एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी सिग्निफिकेंट रहता है अपने होलिस्टिक नेचर की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद आगे जो है कनेक्टिंग स्टेटमेंट के बाद इन्होंने शुरू कर दिया। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन शी न्यू। इनके इस सवाल के बारे में जो है वो, अब ये सवाल जो है वो सिक्सर वाला सवाल था, जिनके ऊपर छक्का लगाना जो है वो लाजमी था, ये इनको आता था। ठीक है, लेकिन अगेन इन्होंने अपना टेम्पर लूज नहीं किया। बात सवाल के अंदर यही होती है, जो स्ट्रक्चर है वो भी कंसिस्टेंट रहा है, इंट्रोडक्शन कंसिस्टेंट रहा है, और इनकी एक और कॉपी की बात है, जो स्ट्रक्चर पहले क्वेश्चन के अंदर शुरू हुआ अंत तक वही स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है, सवाल देखो, व्हाट इज राइट द मीनिंग ऑफ इंसिस्ट टैबू। इंसिस्ट टैबू का मतलब क्या है? राइट अबाउट देयर सोशो कल्चरल फंक्शंस इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज, फैमिली एंड किनशिप, डिटर्मिनेंट्स, सिंपल किनशिप। यू नीड टू हाईलाइट द प्रेजेंट स्टेटस टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, किनशिप डिटर्मिनेंट्स, यू नीड टू हाईलाइट इट्स प्रेजेंट स्टेटस टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो पहले पार्ट को इन्होंने यहाँ पे ही शुरू कर दिया। नाउ इट कैरीज 20 मार्क्स, तो उसी हिसाब से इन्होंने जो है वो अपना स्पेस भी बांटा है। तो पहला सवाल जो है वो यहीं पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि इंसिस्ट टैबू जो है इट्स अ प्रोहिबिशन कि जो क्लोजली रिलेटेड किन्स हैं वो आपस में जो है वो सेक्सुअल संबंध के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, सो इट्स अ प्रिस्क्रिप्टिव रूल। और जो उसके बाद इन्होंने बेसिकली जो क्लोजली रिलेटिव कौन से होते हैं वो बता दिए। क्लोज्ड रिलेटिव्स कौन से हैं? फादर डॉटर, मदर सन, ब्रदर सिस्टर। इसके बाद एक्सेप्शन दे दिया।
नाउ हेयर इन दिस पैराग्राफ इटसेल्फ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेटिस्फाइड। पहला सवाल का पार्ट जो है वो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, और ये जो है वो एक बहुत एप्ट इंट्रोडक्शन बन गया। देन उसके बाद राइट अबाउट देयर सोशो कल्चरल फंक्शंस, कि वो इंस्टीट्यूशंस की स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर करते हैं। ज़्यादातर बच्चे जिनको अगर मैं ऐसा सवाल पूछता तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आपने मैरिज के बारे में, फैमिली के बारे में, किनशिप के बारे में लिखा है, वो मैरिज की कैसे स्टेबिलिटी इंश्योर हो रही है, किनशिप की कैसे हो रही है, फैमिली की कैसे हो रही है, इस तरह से लिखना शुरू कर देंगे, विच इज़ इंटायरली रॉन्ग। सवाल को होलिस्टिकली समझने की कोशिश करो। यहाँ पे बेसिकली पूछा क्या जा रहा है कि ये सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी कि सोसाइटी की जो स्टेबिलिटी है वो कैसे इंश्योर करता है। सो यू नीड टू राइट अबाउट द थ्योरीज। तो इन्होंने वही लिखा है, इन ब्रीडिंग अवॉइडेंस थ्योरी। दिस इज बेसिकली अ बायोलॉजिकल थ्योरी, एक बायोलॉजिकल थ्योरी है इन ब्रीडिंग अवॉइडेंस थ्योरी, कि अगर इन ब्रीडिंग होती रहेगी तो रिसेसिव ट्रेट्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फैमिलियरिटी ब्रीड अवॉइडेंस थ्योरी बाय वेस्टमार्क, वो दे दी। नाउ दीज ऑल थ्योरीज ये यही समझाती हैं कि इंसिस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्यूड, ये लिख दी। फिर उसके बाद अवॉइड जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली अवॉइड नहीं होता है, या फिर जो है वो आपके पास जो है वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स फैमिली के अंदर नहीं होते हैं, मरिनोस्की की फंक्शनल थ्योरी लिख दी। फिर उसके बाद वाइडर अलायंस थ्योरी लिख दी, ठीक है। ये जो है वो चीज़ों को लिख दिया। नाउ दिस लुक एट दिस पार्ट, मार्क इट एज अ स्टार। अब यहाँ पे उन्होंने सारा कुछ जो है वो समराइज कर दिया। शी नोज दैट इट इज़ 20 मार्कर क्वेश्चन, काफ़ी स्पेस है, तो इन्होंने समराइज कर दिया यहाँ पे। ये आदतें होती हैं जो कि अच्छे मार्क्स लेके आती हैं। मैंने जितने आंसर देखे हैं उनमें से कोई ऐसे समराइज नहीं करता है। ऐसे समराइज करो चीज़ों को। थस ऑल द अबव एक्सप्लेन दैट इंसिस्ट टैबू ये क्या क्या करता है। बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली कैसे कर रहा है, अवॉइड इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स जो है सेक्सुअल जेलसी की वजह से। अगेन द सेक्सुअल जेलसी इट वाज द कीवर्ड गिवन बाय मलिनोस्की, ठीक है। वो जो है वो सेक्सुअल जेलसी की वजह से ये तबाह नहीं हो रहा है, प्रॉपर इनकल्चरेशन हो रहा है, फैमिली बनी रह रही है, जो अलायंसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, जो आपके पास इंटर ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स हैं वो अवॉइड हो रहे हैं। ये किसने बताया था, ये जो है टाइलर भाई साहब ने बताया था, ठीक है। तो इस तरह से इन चीज़ों को इन्होंने समराइज कर दिया, ठीक है। ये जो है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। प्लीज़ डू दीज थिंग्स, इन चीज़ों को कीजिए। यू नीड नॉट टू गो, मतलब एक्स्ट्रा कोई कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगेन ये इस सवाल के अंदर मुझे कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा अतरंगी कंटेंट नहीं मिला है जो कि मतलब इसी ने ही लिखा होगा, समझ रहे हो बात को। वही चीज़ें हैं जो कि बेसिक किताबों के अंदर सब बच्चे पढ़ते हैं, जो कि सब बच्चों को पता होती है। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंसिस्ट, अब यहाँ पे तीसरा सवाल, प्रेजेंट स्टेटस क्या है इंसिस्ट टैबू का। बहुत अगेन शी डिडंट न्यू वेल, कंटेंट का जो है वो यहाँ पे अभाव पड़ गया बेचारी के पास, ठीक है। कंटेंट नहीं था, अगर कंटेंट होता देन शी वुड हैव गिवन एग्जांपल्स, बट बहुत ही एनालिटिकल वे से, बहुत अच्छे तरीके से ये जो है वो इसमें से भी निकल गई, ठीक है। ये जो है मतलब कंसेंगुइन मैरिज जो है दे आर अवॉइडेड, आजकल अवॉइड की जा रही हैं ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। अगेन यहाँ पे एग्जांपल दे सकती थी बट शी डिडंट हैड कंटेंट, ठीक है। एग्जाम्पल दे, हाउएवर द क्रॉस कजन मैरिजेस, अंकल नीस मैरिजेस अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे भी केस स्टडी एग्जाम्पल दे सकती थी बट शी डिडंट, क्योंकि थी नहीं, ठीक है। तो आपके पास ये कल्चरल प्रोहिबिशंस जो है वो सेंचुरी से हैं और आजकल भी जो है ये कल्चरल प्रोहिबिशंस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हाउएवर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस विद इन द फैमिली बाय द फादर्स, ये जो है वो देखे जा सकते हैं। अगेन एग्जांपल दे सकती थी बट अगेन शी डिडंट, प्रोबेबली उनको जो है वो नहीं था पता, ठीक है। लेकिन ये जो है जो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, ये जो भी प्रेडेटर्स हैं दे फेस द सोशल स्टिग्मा। तो इसका मतलब है कि जो इंसिस्ट टैबू का जो रूल है वो अभी भी एक सिद्धांत की तरह कायम है। लिख दिया चीज़,
ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से एनालिटिकली पॉइंट फॉर्मेट के अंदर आपके सामने चीज़ को रख दिया गया। फिर उसके बाद थस इंसिस्ट टैबू हैज़ बोथ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंसेस। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्यों? इन ब्रीडिंग वाला हमने पहले पॉइंट दे रखा है, ठीक है। कल्चरल सिग्निफिकेंसेस भी हैं, बाकी सारे थ्योरीज कल्चरल थ्योरीज थी, ठीक है। इंसिस्ट टैबू का रूल जो है वो अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है। नाउ दिस समराइज, ये किसको समराइज कर रहा है? सेकेंड पार्ट को समराइज कर रहा है। दिस समराइज द थर्ड पार्ट, सो द कंक्लूजन इज कंप्लीट। कंक्लूजन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आदतें होती हैं, ये एक्सप्रेशंस होते हैं जो वहां पे एग्जामिनर को पसंद आते हैं, ठीक है। इस कॉपी के अंदर कोई भी मुझे ऐसा कंटेंट नहीं मिला जो कि आउट ऑफ द वर्ड होगा, आउट ऑफ द बॉक्स होगा, बट हर प्रेजेंटेशन वॉज सो सिंपल, सो नीट एंड क्लीन कि एग्जामिनर खुद जो है वो उनको मार्क्स देगा, ठीक है। तो इस तरह से एक आंसर राइटिंग जो है वो आपकी आदत होती है। सो द डेली आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंथ्रो टॉक्स करके मैंने शुरू किया था। एंथ्रो टॉक्स के अंदर मैं आपको यही समझाता था, तब भी मैं यही बोलता था कि किस तरह से करना है। सवाल का इंटेंट जो है, सवाल क्या पूछ रहा है, वो इंट्रोडक्शन के अंदर दिख जाना चाहिए। बॉडी को पार्ट्स के अंदर डिवाइड करो। अगेन इस चीज़ को देखो, यहाँ पे नया जो है वो क्वेश्चन का पार्ट शुरू हो रहा है, तो उसको जो है वो इन्होंने इस तरह से मार्क कर दिया, गोले से मार्क कर। अब यहाँ से पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को इस तरह से मार्क किया है। यहाँ पे एक नया पार्ट शुरू हो रहा है। रादर देन अंडरलाइनिंग और मेस क्रिएट करने की बजाय इन्होंने गोला मार्क कर दिया और फिर जो है वो इस तरह से पॉइंट्स फॉर्मेट के अंदर लिख दिया, ठीक है। अगेन एग्जाम्पल दिया तो एग्जाम्पल EX करके या EG कुछ भी कर लो, EX करके एग्जाम्पल करके इस तरह से इन्होंने ऊपर इंसर्कल कर दिया, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल बहुत ही बखूबी लिखा है। एक और इस कॉपी से मुझे जो है वो देखने को मिलती है बात, इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इन्होंने पढ़ा है। जो पिछला ये सवाल था, एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट, खैर ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट, लेकिन बहुत पहले से पूछा गया था। एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट, जो ऊपर वाला पूरा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो जो पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वहां पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम बहुत सटीक तरीके से जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का पर्सपेक्टिव बहुत सही चीज़ें से मुझे जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये इन्होंने बहुत अच्छे से एनालाइज करके रखे हैं। अगेन दिस क्वेश्चन, अगेन इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाउ डू यू रिलेट द कंसेप्ट ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन इन डुर्कहाइम्स थ्योरी ऑफ रिलीजन विद फोकस ऑन द रोल ऑफ टोटम? टोटम के रोल के ऊपर फोकस करते हुए आप किस तरह से समझा सकते हैं कि डुर्कहाइम जो है वो सेक्रेड एंड प्रोफेन को बताते हैं, समझाते हैं। अब इन द इंट्रोडक्शन आपको इंटेंट लिखना है, बहुत बढ़िया तरीके से इंटेंट लिखा है, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया तरीके से। इमाइल डुर्कहाइम, उन्होंने रिलीजन को इस तरह से बताया है दैट इट्स द सेक्रेड ऑफ बिलीफ, इट इज़ अ सेट ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सेक्रेड थिंग्स, ठीक है। ये जो है वो फॉरबिडन को, जो कि बेसिकली क्या है, प्रोफेन को बाहर सेट करता है और आपको यूनाइट करता है इनटू अ सिंगल कम्युनिटी कॉल्ड चर्च। तो बेसिकली डुर्कहाइम का जो एक, इमाइल डुर्कहाइम का जो एक डेफिनेशन है वो इन्होंने बहुत अच्छे से लिख दिया और वहाँ पे सेक्रेड एंड प्रोफेन जो है वो भी इंट्रोड्यूस हो गया। इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद सेक्रेड एंड प्रोफेन के ऊपर इन्होंने लिख दिया, डुर्कहाइम यूज्ड द टर्म सेक्रेड एंड प्रोफेन। सेक्रेड का मतलब क्या है कि जो चीज़ें रिस्पेक्टेड हैं, ठीक है, और बाकी चीज़ों को उनसे परे, जो प्रोफेन चीज़ें हैं उनको परे रखा जाता है। प्रोफेन का मतलब है मंडेन चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें, जिसके अंदर ईविल चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डुर्कहाइम सेक्रेड एंड प्रोफेन जो है वो रिलीजन का पार्ट ही बनते हैं, ठीक है, वो आपकी रिलीजियस प्लेस का पार्ट बनते हैं, ठीक है, या फिर बेसिस ऑफ इज़ द बेसिस ऑफ रिलीजन। और उन्होंने जो है वो प्लेस, अपना जो रेफरेंस है वो प्लेस किया था टैबू के ऊपर, ठीक है।
अब इस टैबू वाले पार्ट को वो आगे समझाती हैं, सॉरी टोटम वाले इसको जो है वो प्लेस करते हैं टोटम की तरफ, टोटम की ओर, और ये टोटम वाले पार्ट को आगे समझाती हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ के साथ जो है वो मैं थोड़ा सा खफा हूँ। रादर देन गिविंग 3 एग्जाम्पल्स यू कुड हैव गिवन 1 केस स्टडी। आप एक केस स्टडी दे सकती थी और उस केस स्टडी के अंदर जो है वो अच्छे से चीज़ को लिख सकते थे कि आपके पास जो है वो अरुंटा ट्राइब के अंदर जो है देयर इज़ अ टोटम कॉल्ड चुरिया, चुरिया का टोटम होता है, और इवेंचुअली उस टोटम के अराउंड सिर्फ और सिर्फ सेक्रेड चीज़ों को रखा जाता है, और लोग जो है वो एक कम्युनिटी, लोग जो है वो आफ्टर सम टाइम उनको जो है वो चुरिया को पूजने के लिए आते हैं, ठीक है, एंड इवेंचुअली दे आर वोवन इनटू वन कम्युनिटी। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी यू कुड हैव टोल्ड कि टोटम किस तरह से जो है वो सेक्रेड एंड प्रोफेन की डायकॉटमी को समझाता है, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव खत्म हो गया आपका, अब आगे इनका दूसरा पर्सपेक्टिव शुरू हो जाता है। Durkheim also emphasized that the human mind thinks in the binary opposites, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म का कंसेप्ट है। Binary opposites also manifest into the form of religion, into the sacred and profane, so they are the two ends of a continuum। ये दो, एक कंटिन्यूम का जो है वो दो भुजाएं हैं, एंड है, और ये जो है वो रिलीजन बना रहा है। फिर उसके बाद जो है वो सिलीग्राम का इन्होंने एक एग्जांपल देके समझा दिया, ठीक है। थस सेक्रेड एंड प्रोफेन इज एन एवर एग्जिस्टिंग डायनेमिक एंटिटी इन द कंसेप्ट ऑफ रिलीजन। रिलीजन के कंसेप्ट के अंदर ये एक डायनेमिक एंटिटी यहाँ पे समराइज हो गया, ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू हैव यू मतलब इस तरह से चीज़ों को जो है वो आपको लिखना है। Then critically examine the historical particularism approach of Franz Boas in the study of culture. Again, this is a previous year question. अब इसके ऊपर भी जो है वो सिक्सर लगाया है। जितने मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाई दिए हैं उसके ऊपर सिक्सर लगा है, सबके ऊपर सिक्सर लगा है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही रेलिवेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया आपका आ जाए तब वहाँ पे जो है वो सिक्सर लगाओ, तब वहाँ पे अगेन। इसीलिए जो है जितने भी मेरे कोर्सेज हैं दे आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, ठीक है। कोई भी प्रीवियस ईयर से बाहर नहीं जाती हैं चीज़ें। तो कम से कम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए आपने हल किया हुआ है, मोमेंटम में बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है वो हल करो वहाँ पे जाके। चलिए, so historical particularism was given by Franz Boas, this is the crux। यहाँ पे crux आ गया। अब इंट्रोडक्शन के अंदर हमें पता चल गया कि जो है वो हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म क्या है। नाउ सी, अब देखो सवाल के अंदर ये नहीं पूछा गया है कि जो है वो आपके पास हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, बट शी न्यू इट, पता था उनको, ठीक है। बट इसके ऊपर क्योंकि पूछा नहीं गया है तो शी डिडंट एक्सप्लेन। अगर यहाँ पे 2-3 लाइनें और ऐड कर दी होती तो इतने में एग्जामिनर कहता कि आप जो है वो डायरेक्शन भटक गए, गलत डायरेक्शन में चले गए। सो इन्होंने क्या किया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक सेक्शन बनाया और वहाँ पे लिख दिया एथनोसेंट्रिज्म और एवोल्यूशनिज्म के खिलाफ इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एक लाइन की बजाय उन्होंने एग्जामिनर को जो है वो एक चॉइस दे दी है, इधर उनको जो है वो एक आध मार्क मिल जाएगा, आधा मार्क मिल जाएगा इस चीज़ का, या फिर एग्जामिनर सिंपली इग्नोर कर देगा, ठीक है। देन उसके बाद वर्क्स लिखती है बहुत ऑब्जेक्टिवली। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको साफ साफ कंटेंट याद है सारा। यहाँ पे शी इज़ इन द मूड टू हिट अ 6, ओके। देन उसके बाद मेथड, मेथड के अंदर जो है वो अगेन मेथड के तीनों स्टेप्स जो है वो लिख दिए। अगेन आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट दिस, फ्रांस बोआ की मेरी वीडियो देखिएगा, मेरी वीडियो के अंदर जो है वो अगेन यही सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे भी जो है वो आपको यही मिलेगा कि मैंने भी मेथड लिखवाया पहले।
एंड राइटिंग दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेथड को लिखना। तो मेथड लिखा, सबसे पहले एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो सेंटर के अराउंड, उसके बाद ट्रेड्स को लिस्ट करो, फिर उसके बाद डेटा कलेक्ट करो, फिर उसके बाद फाइंडिंग्स और शी कुड हैव रिटन केस स्टडी। केस स्टडी क्या है? तो अगेन क्रिएशन मिथ ऑफ त्रिमशामशियन पीपल और सिंपली कॉल्ड त्रिमशामशियन मिथ। अगेन वही मिथ जो कि मैंने जो है वो वीडियो के अंदर बताई थी, तो अगेन जो है वही मिथ जो है वो यहाँ पे एक एग्जांपल मिल गया। ठीक है, अगेन मैं मिथ के अंदर केस स्टडी को थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पलीफाई किया, एक्सप्लेन किया है कि कितने जो है वो सेगमेंट ऑफ मिथ और कितनी मॉडिफिकेशंस मिली हैं, उसको इन्होंने इनलिस्ट नहीं किया, इम्पॉर्टेंट भी नहीं था। देन अचीवमेंट्स, ठीक है, अचीवमेंट्स इनलिस्ट कर दी। देन क्रिटिसिजम्स कुड हैव बीन मोर एलैबोरेट, इसको वो ज़्यादा एलैबोरेट कर सकती थी। क्रिटिसिज्म फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो दिया जा सकता था, लेकिन शी डिडंट। यहाँ पे जो है वो चीज़ें लैग कर रही हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो भी लिखा है उसको समराइज कर दिया। लाइक ऑल अदर थ्योरीज हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म ऑल्सो फेस्ड क्रिटिसिज्म फेस हुआ है अलग अलग लेवल्स के ऊपर। हाउएवर इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट अमिड ऑल द थियोरेटिकल अप्रोचेज एट प्रेजेंट, फ्रांस बोआ की ये जो है वो अप्रोच एक रियलिस्टिक अप्रोच थी, प्रैक्टिकल अप्रोच थी, जो कि कल्चरल रिलेटिविज्म को जो है वो इंस्पायर कर रही थी या फिर कल्चरल रिलेटिविज्म को प्रोपोगेट कर रही थी। ठीक है, इस तरह से जो है वो इन्होंने चीज़ों को लिख दिया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसके अंदर भी जो है वो कंटेंट दिखाई देता है। पहले इंटेंट इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, फिर उसके बाद अगला पार्ट शुरू हो गया एंड देन आपके पास जो है कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स के बाद शेल्डन का मेथड बता दिया। उसके बाद जो है यहाँ पे ये शेल्डन का मेथड नहीं है, लिखना चाहिए था इनको कि ये जो है वो आपके पास मोर हाउस का मेथड है, मोर हाउस का टेबल है, वो टेबल आ गया एंड देन जो है वो क्रिटिसिज्म आ गया इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो एक समरी मिल गई। अब देखो बिकॉज दिस इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शी हैज़ अ कंटेंट, और कंटेंट को अगेन बड़ा ही स्ट्रक्चरल वे के अंदर जो है वो इन्होंने लिख दिया। सिंपली रफली जैसे आप स्क्रिबल करते हो अपने नोट्स को, वैसे नहीं लिखा है। ठीक है, दिस इज हाउ शी इज हिटिंग सक्सेस। ठीक है, इस तरह से किया है। अब यहाँ पे जो है नाउ दिस इज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बट इट वॉज आस्क्ड इन 1987 के अंदर पूछा गया था। सो प्रोबेबली जो है वो इसको इन्होंने प्रिपेयर नहीं किया था। सो रेलेवेंस ऑफ द मैट्रिलिनियल सोसाइटी इन इंडिया इन अ फ्यू सिलेक्टेड स्टेट्स, इसको लिखना है। मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ क्या होती हैं, इसका जो है वो इंट्रो इन्होंने दे दिया, इंट्रोडक्शन कर दिया, इसके अंदर बेसिकली इंटेंट बता दिया कि आप मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ के बारे में पूछ रहे हो। अब रेलेवेंस, अगेन इन्होंने बेसिकली कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम नहीं लिखा बिकॉज हो सकता है कंटेंट ना हो। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें जनरल स्टडीज़ वाली थी जो कि आप लिख सकते थे, उनको बहुत ही स्ट्रक्चरल वे के अंदर लिखा है। ये जो है वो स्लो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लक्षद्वीप के अंदर इस्लाम की वजह से मैट्रिलिनियल पैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ के अंदर तब्दील हो रही हैं, विच इज़ थोड़ा सा ट्रू है एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, चलिए जब हम मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ की बात करेंगे, पेपर सेकंड की बात करेंगे अपने चैनल के ऊपर, तब मैं इस इशू को समझाऊंगा। बेसिक ये जो है वो आपके पास लीला दुबे की केस स्टडी है, तो क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर बातचीत जो है वो की जाएगी। एनी हाउ, ठीक है। देन उसके बाद जो है द डिवीज़न अमंग ट्राइब्स, अगेन एग्जाम्पल लिख दिया। तो इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छे इंटरकास्ट मैरिज या फिर जो है वो आपके पास लॉ टेकिंग सेंट्रल स्टेज, तो अगेन एक पॉइंट एग्जाम्पल करके जो है वो चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो अगेन आपके पास हाई स्टेटस ऑफ वीमेन इन एंड देयर एम्पावरमेंट, एग्जाम्पल नायर ऑफ केरला। इस तरह से इन्होंने जो है लिख दिया। ठीक है, सो
यहाँ पे साफ पता चल रहा है दैट यू डिडंट हैड कंटेंट, कंटेंट नहीं था इनके पास, ठीक है। कंटेंट ऐसे सवालों के अंदर जो है वो जनरली होता भी नहीं है, तो ऐसे सवालों को डक करना होता है आपको, और इस तरह से डक करना है। जो चीज़ें आपको जनरली पता हैं उन्हीं चीज़ों को जो है वो बहुत ही स्ट्रक्चरल वे के अंदर लिख दीजिए, एग्जाम्पल्स के साथ लिख दीजिए। जितना आप अपने एक पॉइंट के अंदर वज़न ऐड कर सकते हैं उतना पॉइंट के अंदर वज़न ऐड करके एग्जाम्पल्स के साथ उन चीज़ों को लिख सकते हैं, लिख दीजिए, ठीक है। थस दाउ द मैट्रिलिनियल सिस्टम, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन फिर भी ये जो है ये आपके पास इट कंटिन्यूज़ टू होल्ड रेलिवेंस इन द फ्यू सोसाइटीज़, ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकती थी लेकिन इसको प्रिपेयर नहीं किया था, तो एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं मिलता है। So matrilineal societies show how social and cultural systems vary when women have the charge of their lineage and responsibility. तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे जो है वो चीज़ों को समराइज कर दिया, ठीक है। सवाल का जो इंटेंट है वो भी दिखाई दे गया इसके अंदर, और एक समरी भी जो है वो इसकी दिखाई दे गई। फिर उसके बाद इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ पे देखिए अगेन इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज द इम्पैक्ट ऑफ इकोलॉजी और इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमंस एंड हाउ दे अडेप्ट टू दिस। इसके अंदर इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का क्रक्स आ गया। उसको बनाने वाले कौन है? जूलियन स्टीवर्ट। इंटेंट जो है वो पूरा हो गया। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूमंस मेक चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू अडेप्ट टू द, यहाँ से जो है वो स्कोप शुरू हो जाता है, ठीक है। शी शुड हैव रिटन कि यहाँ से स्कोप शुरू हो रहा है, स्कोप ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिर उसके बाद ये पॉइंट्स वो लिख सकते थे, ठीक है। डेवलपमेंट एक्लामेटाइजेशन को आप समझ सकते हो, आप जो है वो किस तरह से इकोलॉजिकली आप अडेप्ट करते हो उनको लिख सकते हो। अगेन यहाँ पे की पॉइंट्स जो हैं वो मिसिंग हैं, आई डोंट नो व्हाई, शी शुड हैव प्रिपेयर्ड इट, इट इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई हैं, ठीक है। वो साफ साफ जो है वो जो आपके पास पॉपुलेशन इकोलॉजी है, कल्चरल इकोलॉजी है, कॉग्निटिव इकोलॉजी है, एथनोसाइंस है, इनको वो इनलिस्ट कर सकती थी की पॉइंट्स, और आपके पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने काम किया है इनको वो लिख सकती थी। यहाँ पे ज़रूरी भी था लेकिन इन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है। ये इनकी वीकनेस रही है। अगेन इतने सारे सवाल हैं, एक आध जो है वो चल जाता है। Then aging and senescence challenges and issues in the developing countries. Again this is a previous year question but she didn't prepare. इसके ऊपर इन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है, तो प्रिपेयर नहीं किया है, इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा आ रहा है। सो इनको पता चल रहा है कि कहाँ पे लैग कर रही हूँ और वहाँ पे ये अच्छा स्ट्रक्चर दे रही हैं। तो एग्ज़ामिनर यही चीज़ें होती हैं, ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको एग्ज़ामिनर बहुत अच्छा जो है वो मानता है। एजिंग एंड सेनेसेंस के बारे में बता दिया। एजिंग जो है वो क्वांटिटेटिव इंक्रीज ऑफ ईयर्स और क्रोनोलॉजी होता है, दिस इज़ द क्वालिटेटिव डिके, और क्वालिटेटिव आस्पेक्ट हम इसके अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। इसी के साथ एग्जाम्पल दे दिया। चैलेंजेस क्या हैं? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल, एग्जाम्पल दे दी। अगेन जनरल स्टडीज़ पढ़ा था इन्होंने, उसमें से एग्जाम्पल दे दिया। नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एग्जाम्पल दे दिया। यहाँ पे कौन लोगों ने, कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है इस केस को, इन्होंने नहीं बताया, ठीक है। यहाँ पे ये बता सकते थे बट यहाँ पे ये रह गया बताना। अगर बता देते देन द आंसर वुड हैव कंप्लीट, ओके। देन उसके बाद आपके पास इंक्रीज, वही चीज़ों को इश्यूज लिख दिया, ये सारे हो रहे हैं। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिख दी बहुत अच्छे से, ठीक है। देन उसके बाद थस द ओल्ड पॉपुलेशन ओनिंग टू देयर एक्सपीरियंस फॉर्म द टिश्यू ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरी सोसाइटी, दिस मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। यहाँ पे एक जो है वो उन्होंने अपना व्यू पॉइंट दे दिया और चीज़ों को समराइज करके क्लोज करने की कोशिश की, ठीक है, ओके। यहाँ पे वो लिख सकती थी कौन कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है। फॉर एग्जांपल आगे चल के एक और क्वेश्चन आएगा, हाँ, जैसे ये है सवाल, क्रिटिकली एलैबोरेट ऑन द रोल ऑफ न्यूट्रिशनल, सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझा दिया, और यहाँ पे इन्होंने प्रिपेयर किया था। सो शी न्यू, शुक्ला और शर्मा ने और उनकी टीम ने जो है वो इसके ऊपर काम किया है। इसके अंदर वर्मा और उसकी टीम ने भी काम किया है, बसीन और उसकी टीम ने भी काम किया है। सो शी न्यू कि किन लोगों ने इसके अंदर जो है वो काम किया है, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे नहीं पता था तो नहीं लिखा है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। सो दैट क्वेश्चन बिकम्स कंप्लीट, ये सवाल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। न्यूट्रिशन का क्या रोल है, लिख दिया, एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, इसके बाद क्रिटिसिज्म लिख दिया उस चीज़ के। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं वो बता दिए, एग्जांपल्स दे दिए, क्रिटिसिज्म लिख दिए। इस तरह से जो है वो एक आपका जो सवाल है वो चलता रहता है। ठीक है, देन ये सवाल अगेन दिस इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये जो है वो आपके पास फिर से जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, एंड व्हाट इज एंथ्रोपोमेट्रिक स्मैटोटाइप, क्रिटिकली एलैबोरेट इट्स सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस of heat and Carter's method of smatotyping in the present context। ठीक है, सिग्निफिकेंस बताने और चैलेंजेस बताने हैं। ठीक है, तो पहले जो है वो आपने स्मैटोटाइप के बारे में लिख दिया कि स्मैटोटाइप क्या है, यू हैव रिटन दैट, इंटेंट समझ में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने दिस इज द कनेक्शन, आपने कनेक्शन बना दिया बिटवीन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप ऐसे क्वेश्चन को शिफ्ट कर रहे हो बीच में आप जो है वो एक कनेक्शन बनाओ। ठीक है, आपने कनेक्शन बता दिया कि मोस्टली रिकॉग्नाइज्ड जो मेथड्स हैं वो शेल्डन मेथड है और हीट कार्टर मेथड है। फिर उसके बाद आपने हीट कार्टर को स्टार्ट कर दिया। पहले आपने मैट्रिक्स कौन से यूज़ किया जाए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे जो आर्कोलॉजी के क्वेश्चंस हैं और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के क्वेश्चंस हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी की डिमांड है वहाँ पे ये ऑब्जेक्टिविटी आ रही है। मैट्रिक्स कौन से यूज़ होते हैं, सुप्रा ऑर्बिटल फोल्ड एक्सेट्रा नहीं लिखना चाहिए था, प्रॉपरली सारे के सारे लिखने चाहिए थे। काफ्का फोल्ड, सुप्रा ऑर्बिटल फोल्ड, ठीक है, वेट है, हाइट है, ये सारे मैट्रिक्स हैं। सारे के सारे मैट्रिक्स लिखो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे सारे मैट्रिक्स लिखने चाहिए थे, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो मेथड क्या है, मेथड को लिख दिया, एंडोमॉर्फी, मीजोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी के बारे में लिख दिया, एंड देन इसका जो है वो रेलेवेंस क्या है साथ में वो लिख दिया। उसके बाद क्रिटिसिज्म लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है, ये स्पोर्ट्स के अंदर, मेडिसिन के अंदर, ट्रीटमेंट के अंदर, जेनेटिक के अंदर यूज़ हो सकता है, और इन्होंने जो है जो भी चैलेंजेस हैं वो लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन इन क्रिटिसिज्म जो है कोई भी अतरंगी पॉइंट नहीं मिलता है, कोई भी ऐसा जो है वो चीज़ें नहीं है कि बहुत ही अतरंगी पॉइंट हमें मिलता है। जो सिंपल पॉइंट्स हैं जो कि वैलिड पॉइंट्स हैं वो लिखते हैं। हालांकि यहाँ पे मेंटल इलनेस का पॉइंट जो है वो आना चाहिए था, मेंटल डिसीज़ का पॉइंट जो है वो आना चाहिए था। हाँ, तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जब सारी चीज़ें आपकी बन रही होती हैं तो एग्जामिनर जनरली ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को जो है वो इग्नोर कर देता है। अगर एक आध चीज़ नहीं भी है, जैसे वो सेनेसेंस वाला क्वेश्चन था, अब नहीं पता तो नहीं पता, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, नहीं पता था इनको, लेकिन बाकी जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे बढ़िया जो है वो फॉर्मेशन के अंदर आ रहे थे। एक और चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है पेपर लिखने के लिए वो है मोमेंटम का होना। मोमेंटम इनकी शीट के अंदर बढ़िया था, मोमेंटम दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अलग से जो है वो कुछ रीड करने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम ये दे भी रही हैं तो इंटेंट के सेक्शन के अंदर ही दे देती हैं, इंट्रोडक्शन के बाद वाले पैराग्राफ के अंदर ही दे देती हैं। अगेन दिस इज़ द पैटर्न दैट आई हैव प्रोपोगेटेड। मैं बहुत टाइम से आपको ये बात कह रहा हूँ कि जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, जिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम आपको याद है या फिर जिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम से प्रोस्पेक्टिव से आप लिखना चाहते हो, उसको आप सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो है वो ज़रूर लिख दो। ठीक है, गो टू एंथ्रोटॉक्स, एंथ्रोटॉक्स के ऊपर जाइएगा। ये बातें मैंने समझाई हैं, सबको बताई हैं, हर एक सवाल जो है वहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखाया अपने हाथ से कि कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। वही स्ट्रक्चर सेम टू सेम जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो दीज आर क्लासिकल यूनिवर्सिटी आंसर्स, ये क्लासिकल यूनिवर्सिटी आंसर्स हमें मिलते हैं। ठीक है, तो अगेन इस कॉपी को आप रेफरेंस बना सकते हो, बहुत बढ़िया कॉपी मुझे लगी। आज सुबह ही जो है वो जब मेरे एक स्टूडेंट ने जो है वो मुझे कॉपी भेजी, एंड
मतलब मुझे सच में जो है वो कुछ कॉपीज़ होती हैं जो कि सच में बढ़िया लगती हैं, जिसके अंदर जो है वो एक बहुत ही ऑनेस्ट एफर्ट आपको दिखाई देता है। तो इट वाज वन ऑफ दोज कॉपीज़। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप दिस सेशन इट वाज इंसाइटफुल। थैंक यू वेरी मच।